दो ही विकल्प हैं, जिंदगी और मौत। इनमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में यही वो संजीवनी है जिसे अपनाकर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के भी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन कर हीरो बनिए। इसमें ढिलाई आपको विलेन बना देगी। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। सीएमआर में जारी है महामंथन। कैबिनेट के बाद शुरू हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। नई कोरोना गाइडलाइंस को मिल सकती है मंजूरी। नीतिगत फैसलों पर भी लगेगी मुहर। फोन टैपिंग पर फसाद रिटर्न्स। जयपुर की बड़ी चौपर पर कांग्रेस का हल्ला बोल। शेखावत के खिलाफ नारेबाजी। मैं राजस्थान में हूं, चाहे तो मुझे कर लें गिरफ्तार। फोन टैपिंग मामले पर सरकार पर शेखावत का प्रहार। कहा, कांग्रेस को पता है कौन कर रहा है फोन टैप। जयपुर में एसीबी ने बिछाया जाल, फंसा बेईमान। सीएमएचओ ऑफिस के घूसखोर बाबू का पर्दाफाश। कोरोना का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में ली 4000 की घूस। नशे के खिलाफ सीकर पुलिस इन एक्शन। ट्रक में भरे 123 बोरियों से 21 क्विंटल डोडा जब्त। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और मरुधरा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। आज करीब 8 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बेईमानों के खिलाफ एसीबी लगातार एक्शन में दिख रही है। नागौर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर डिस्कॉम के एईएन और लाइनमैन को ट्रैप किया गया है। 7000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को एसीबी ने दबोचा है। कृषि कनेक्शन का सामान जारी कराने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी। अजमेर एसीबी के उप अधीक्षक अनूप सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एईएन के कहने पर परिवादी से लाइनमैन ने रिश्वत ली। आलनियाबाद से डिस्कॉम ऑफिस में यह रिश्वत ली गई थी। यह बड़ी खबर आपको बता दें नागौर से। चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं खबरें जयपुर की। फोन टैपिंग के जिन्न ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पूछताछ का नोटिस मिलने के बाद सियासी तूफान आ गया है। आज जयपुर में बड़ी चौपड़ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के शहरी निकायों में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही कार्यशाला में जयपुर और भरतपुर संभाग के निकायों के अफसर वीसी से जुड़े। जयपुर में व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करने का विरोध करना महिला पत्रकार को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसके और उसके साथी पत्रकार पर झूठे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। जयपुर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एसीबी उनका रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी काफी कुछ बाहर आना बाकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज खुलकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बचाव में उतरे। पूनिया ने दिल्ली पुलिस की ओर से महेश जोशी को दिए गए नोटिस को उचित ठहराते हुए कहा, नोटिस से ही कांग्रेस हिल गई है, कार्रवाई होगी तो क्या होगा। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और सीएमएचओ ऑफिस के बाबू को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर और अन्य वन्य जीव पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते 68 दिन बाद प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल खुलने से पर्यटक में खुशी है।
निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। ईडी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 366 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले 6 विधायकों को बीएसपी ने गद्दार करार दिया है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि उन विधायकों ने अपनी मातृ पार्टी बीएसपी से दगा किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन विधायकों का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्रजापत समाज का प्रतिनिधिमंडल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पूनिया से जल्द बाड़मेर के कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत आज कोरोना जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। जोधपुर शहर में उन्होंने आमजन के लिए एम्बुलेंस सेवा को समर्पित किया। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत आज एक दिन के जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले भारत सेवा संस्थान की चौथी एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। जोधपुर के माहेश्वरी समाज भवन में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले राजनेताओं, समाजसेवियों और पत्रकारों का सम्मान किया गया। आज आपातकाल को 46 साल पूरे हो चुके हैं। जोधपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आज छात्रों ने राजस्थान भर में स्कूलों में स्थायी कंप्यूटर भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। एक बार फिर भंवरी देवी का परिवार सुर्खियों में है। भंवरी देवी के बेटे पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा है। पीड़िता ने खेड़ापा थाने में दहेज प्रताड़ना और सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। यह सनसनीखेज आरोप भंवरी देवी से जुड़े सदस्य की पत्नी ने लगाया है। जोधपुर के ग्रामीण इलाके में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ये रंगदारी फलौदी निवासी किशोर ने फोन पर मांगी है। किशोर से फोन पर मांगी गई है। उन्होंने कोर्ट में इस्तगासे के जरिए शिकायत दर्ज की है। जोधपुर में शराबियों ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर शराब के लिए पैसे मांगे और जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और बाद में उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के बिलाड़ा के पास भावी गांव में यूको बैंक एटीएम को चोर उखाड़ कर ले गए, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। एटीएम में 10 से 12 लाख रुपए। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में लगातार अज्ञात चोरों का आतंक बना हुआ है। अज्ञात चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से सामान चोरी कर लिया। मामले में दुकान मालिक ने देचू थाने में इस रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब देखते हैं कोटा की खबरें। प्रदेश में खरीफ की फसल के लिए डीएपी में कोई कमी नहीं रहेगी। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज भी शक्ति नगर कैंप ऑफिस में जनसुनवाई की। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा ने युवा क्रांति जन चेतना यात्रा का शुक्रवार से आगाज किया। यात्रा के जरिए राज्य सरकार से बिजली के बिलों को माफ करने, युवाओं को रोजगार देने और किसानों से चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की जाएगी। देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में कोटा में भी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी देहात की ओर से विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने खुद को ही काले रंग में रंग लिया। कोटा में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म होने की कगार पर है। 1972 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोटा में 36 केस इस समय एक्टिव है। कोटा में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 19 जून को ही पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर नारी निकेतन भिजवा दिया था। कोटा के इटावा में आज फिर आबादी क्षेत्र में एक वन्य जीव ने बछड़े पर हमला कर दिया। घटना के बाद लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और पगमार्क देखे। कोटा में मंडाना की ग्राम पंचायत कसार में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। भोपा बस्ती की महिलाएं और पुरुषों ने प्रदर्शन कर पंचायत पर ऑफिस पर ताला जड़ दिया। इसकी चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि टैंकरों से सप्लाई सुचारू रूप से की जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफसीआई कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एफसीआई पर खरीद केंद्रों पर किसानों की बजाय व्यापारियों का माल खरीदे जाने का आरोप लगाया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में यूआईटी ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। मकानों के बाहर अवैध तरीके से किए गए निर्माण को ध्वस्त किया। विधायक मदन दिलावर ने बताया कि 25 जून 1975 को लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला।
एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बड़ी खबर यह है कि मरधरा में नए वेरिएंट का अटैक देखने को मिला है। डेल्टा प्लस का पहला केस मरधरा में सामने आया। यह बड़ी खबर आपको बता दें तो इस नए वेरिएंट का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब पहला मामला जो है वो प्रदेश में भी सामने आ गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना का जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, इसका पहला मरीज मिला है प्रदेश में। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, ये पहला मामला प्रदेश में सामने आया है, कहां यह मामला सामने आया? देखिए, ये बीकानेर में एक महिला है 65 वर्षीय, उसमें ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो डिटेक्ट हुआ है। इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो शुरू कर दी है। इसके जो सैंपल हैं वो पुणे स्थित जो लैब है वहां पर भेजे गए थे और उसमें जो है ये रिपोर्ट जो है वो पुष्टि हुई है। और अब जो है वो चूंकि ये पहला मामला है और जिस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचाया था राजस्थान में, उसके बाद एक बार फिर से चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं। इस लिहाज से और भी चूंकि इस महिला के जितने भी संपर्क के लोग हैं उनकी भी अब सैंपलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और आज चूंकि राजस्थान में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है, इस लिहाज से यहाँ पर भी अब सैंपल जो है वो मंगवा लिए गए हैं और यहाँ पर अब जांच का काम जो है वो शुरू होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डेल्टा प्लस का पहला केस प्रदेश में मिला है, बीकानेर में एक महिला संक्रमित पाई गई है। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर में बीच सड़क पर महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जब पुलिस वाले ने मास्क नहीं पहनने पर रोका तो महिला आग बबूला हो गई और उल्टा पुलिस वाले के साथ ही बदसलूकी करने लगी। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव खरेरी में भैंसों को पानी पिलाने के बाद पशु बाड़े में बांधने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में पिता पुत्र घायल हो गए, जिन्हें बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। भरतपुर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक कामा के करीब 6 से ज्यादा मोहल्लों में पानी की सप्लाई 2 महीने से ठप है, जिससे 15 दिन से तो बिल्कुल ही पानी नहीं मिल पा रहा है। भरतपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सभी पार्षद और नगर निगम मेयर सहित कमिश्नर मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर निगम सभागार में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भरतपुर में पहली बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। नगर निगम के मुताबिक भरतपुर शहर के सभी नालों की सफाई का काम पूरा कर दिया गया है, लेकिन शहर में पहली ही बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। भरतपुर में आज लोहागढ़ आगार के कर्मचारियों ने अपने वेतन और पेंशन को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अप्रैल महीने के बाद से वेतन और पेंशन नहीं मिला है। भरतपुर में आरएसी की 7वीं बटालियन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बटालियन के कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने रक्तदान कर जवानों का भी मेडिकल परीक्षण कर रक्तदान करवाया। शिविर का आयोजन रखा गया। इस दौरान 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा किए गए। भरतपुर के गांव ऊंचा नगला में एक फैक्ट्री में बरसात के बाद अचानक कोबरा सांप निकल आया। डरे हुए लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। बाद में वन विभाग की टीम वहां पहुंची और किंग कोबरा का रेस्क्यू किया। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के भिनाई उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने एक लंबे अंतराल के बाद अवकाश से लौटकर फिर से कार्यभार ग्रहण किया। उपखंड अधिकारी ने संजू मीणा क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अजमेर के कोटरा इलाके के लोगों ने आज टाटा पावर के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि टाटा पावर मनचाहे बिजली के बिल भेज रहा है। मानसून की बारिश होते ही प्रदेश में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज आना सागर झील में एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ से राहत एवं बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास किया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 45 करोड़ रुपए की लागत से अलग से सर्जरी ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा, जिसको लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अजमेर जिले के पुष्कर में बीते दिनों 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने 60 घंटे के भीतर ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।
अजमेर के कृष्णगंज थाने में शहर के व्यापारी ऋतुराज यादव के खिलाफ 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर में ग्राम पंचायत सदारा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजे जाने वाले पोषाहार की मात्रा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ठेकेदार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आपातकाल को काला दिवस करार दिया। एक बार फिर बारिश के मौसम आते ही खतरनाक जहरीले सांपों ने रिहायशी बस्तियों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। पुष्कर के नजदीकी गांव बासेली में एक सांप निकल आया। अब बात बीकानेर की करते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना का काम शुरू हो गया है। अगले 2 साल में कितने पदों पर भर्ती हो सकती है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने अगले 2 साल में खाली पड़े पदों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। बीकानेर में निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आयोजित शिविर में टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। बीकानेर के वार्ड 48 में टावर लगाने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने टावर का विरोध किया। बीकानेर में एक व्यक्ति सरकारी सिस्टम से परेशान होकर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 5 महीने से यह व्यक्ति आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को खुलवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। बीकानेर में आज के दिन को देहात भाजपा नेताओं ने काला दिवस के रूप में मनाकर विरोध दर्ज कराया। इंदिरा गांधी की सरकार के 25 जून 1975 में लगाए गए आपातकाल को गलत निर्णय बताया। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में एक बार फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। बीकानेर की आईजीएनपी नहर में 68 दिनों की नहरबंदी समाप्त होने के बाद किसानों के द्वारा सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर इसकी आशंका बढ़ गई है। बीकानेर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सतीश पूनिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो अघोषित आपातकाल चल रहा है उसका जवाब सतीश पूनिया दें। बीकानेर के नोखा में कानपुर बस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक प्लॉट में जमीन खुदी होने के कारण लोगों ने जमीन में कुछ गड़ा होने की आशंका जाहिर की। हालांकि खुदाई के बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क एटिंग इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आपने टीका लगाया क्या? टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे। एक टीके से बन जाए बात समझ ले। परिवार साथ मित्रों को शामिल करके लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। ओ ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। तो जरा टीका 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 लगाया क्या? कर अपना भला अपनों का भी होने दे। जब टीका हो भारत के हर कोने में, सब ठीक ठाक हो जाएगा जल्दी से। लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। इतना करोगे तब ही कहोगे आजाद ये होगा जहां। टीका
अपनी बारी आए टीका लगा हो जरा टीका लगा हो जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले चुमन तेरा सहले सहले तू सबसे ये कह ले है जनहित में जारी मिलती क्या डरना ओ निडर टीका लगा हो जरा टीका लगा हो जरा टीका 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 ठोस कदमों से मंजिलें मिलती जैसे ऋतुओं से जूझ के कली है खिलती ठान लो अब से लो जिम्मेदारी टीका लगवाने जाना है हमें इस बारी फायदा ही फायदा हो समझो ये कायदा हो बस छोटी मांग है नहीं कोई ज्यादा हो करो वादा आज पालो रिवाज संजीवनी आई यहाँ टीका लगा हो जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा हो जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा हो जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा हो जरा टीका लगा हो जरा टीका 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 लगाया क्या हो जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।